हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसमें जीडीपी को कैसे कैसे अलग अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये देख लिया। लेकिन जीडीपी और नेशनल इनकम यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय, इसमें अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जीडीपी से सकल घरेलू उत्पाद से नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे निकाली जा सकती है नेशनल इनकम जीडीपी से, उसको समझेंगे बहुत आराम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और बाद में अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं, वहां के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बहुत आराम से समझिएगा, एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए बताऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ समष्टि अर्थशास्त्रीय सर्व समीकाएं, सर्व समीकाओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज ऐसी चीजें जो हमेशा ही बराबर रहती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बराबर नहीं लिखते हैं, एक लाइन और खींच देते हैं कि यहां का बायां पक्ष और दायां पक्ष ये हमेशा ही बराबर होगा। इस हमेशा ही बराबर होगा सॉरी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर्व समीका, ठीक। अच्छा, तो किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, घरेलू अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, ये एक कोई देश है, मान लीजिए कोई भी देश है, ठीक है, अमीबा जैसा बना दिया। इस देश के अंतर्गत जो भी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं, कितने समय में, किसी एक निश्चित समय में, सामान्यतः हम उसको 1 वर्ष लेते हैं। 1 वर्ष में किसी देश की सीमा के अंतर्गत बनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, मध्यवर्ती वस्तुओं की बात नहीं करते हैं। क्यों? मध्यवर्ती को अगर इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग फिर से काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हम लोग क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं किसी देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक। अच्छा, एक निश्चित समय में, नॉर्मली 100 वर्ष लेते हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं की जो भी वैल्यू निकल करके आती है उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो क्या होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था, घरेलू का मतलब बाउंड्री के अंदर 1 वर्ष के दौरान निर्मित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की माप को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये हम लोगों ने निकाल भी लिया है, ठीक। तो हमें क्या मिल चुका है, जीडीपी मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, लेकिन जीडीपी का संपूर्ण हिस्सा देश की जनता को प्राप्त होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता देश की जनता को प्राप्त? सोचिए, अब मान लीजिए कि एक भारतीय है जो कहां पर है, सऊदी अरब में गया। कहां पे गया? सऊदी अरब, ठीक। सऊदी अरब में जाकर के वो काम कर रहा है। तो जब सऊदी अरब में रहकर के वो इंसान काम कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया काम तो सऊदी अरब की सीमा के अंतर्गत किया गया। तो उसके द्वारा किया गया काम सऊदी अरब की जीडीपी में काउंट होगा, ना कि भारत की जीडीपी में। लेकिन वो तो भारतीय है, कानूनन या वैधानिक रूप से वो तो भारतीय है। तो उसके द्वारा जो भी अर्निंग्स हो रही हैं वो भारत से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन हो सऊदी अरब की बाउंड्री के अंदर हो रही है। लेकिन इसलिए हम बोलेंगे क्या उसको, कि सऊदी अरब की तो जीडीपी का वो हिस्सा है, लेकिन एक भारतीय की अर्निंग भी है। तो इसीलिए घरेलू और राष्ट्रीय, इसमें अंतर हो जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक जब बोलेंगे तो हमारे घर की सीमा के अंदर में जो काम हुआ वो बात करेंगे, लेकिन देश की सीमा के अंदर सारे भारतीय तो है नहीं, कुछ भारतीय बाहर भी है। तो बाहर जो भारतीय जो अर्निंग्स लेकर के आ रहे हैं, उस अर्निंग को हम जब जोड़ देंगे तो उससे क्या हमें मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहां पर समझिए कि हमारे देश के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में हैं, बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं, बहुत सारे लोग नॉर्वे में, स्वीडन में। नॉर्वे स्वीडन में तो वैसे बहुत कम इंडियंस हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में बहुत है, अमेरिका में बहुत है, यूके इंग्लैंड में बहुत है, ऑस्ट्रेलिया में भी काफी ठीक ठाक पॉपुलेशन होती है, यूरोप में कई कंट्रीज मिला लोगे एक साथ तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बहुत सारे भारतीय इन सारे देशों में क्या कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है उनको। लेकिन सिर्फ सैलरी नहीं देखते हम लोग, भारतीयों ने किसी यूरोप में किसी कंपनी को खरीद दिया, ठीक है। टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा ग्रुप ने, टाटा स्टील ने यूके की एक स्टील कंपनी को खरीदा। तो अब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो विदेश में काम कर रही है लेकिन उसका स्वामित्व तो भारतीय का है, तब भी उस कंपनी की जो अर्निंग होगी वो भी भारत की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जानी चाहिए, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में नहीं, क्योंकि घर के अंदर तो हो नहीं रहा है। लेकिन राष्ट्रीयता भारतीय इंसान की, जिसके पास उस कंपनी का प्रभुत्व है, स्वामित्व है, ठीक है, ओनरशिप है। तो भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के स्वामित्व वाली जो भी अर्निंग्स भारत के बाहर हो रही हैं, उनको भी हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन सोचिए, हमने बाहर वालों को तो सबको जोड़ लिया, लेकिन भारत की सीमा के अंदर भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं,
भारत की सीमा के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो विदेशी स्वामित्व वाली हैं। जैसे आप YouTube पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो YouTube इंडियन कंपनी गूगल का पार्ट है, और गूगल इंडियन कंपनी था नहीं, अमेरिकन कंपनी है। तो ऐसे में भारत के अंदर YouTube की जो अर्निंग्स हो रही हैं वो भारत की जीडीपी का तो हिस्सा होंगी, लेकिन वो अमेरिका के जीएनपी का हिस्सा होंगी। ठीक, तो अगर हम भारत की जीएनपी निकाल रहे हैं तो भारत के सीमा के अंदर काम करने वाले विदेशियों और विदेशी स्वामित्व वाले कारकों की आय को घटा देंगे, तब हमें मिलेगा भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद तो मैं समझ में आ गया था, है ना। अब सकल घरेलू उत्पाद के बाद से हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे पहुंचेंगे, दो चीजें हैं। तो आपके पास जीडीपी था, सकल घरेलू उत्पाद था, इसमें आपने भारतीयों के इनकम को जोड़ दिया जो विदेश में काम कर रहे हैं, और विदेशियों की इनकम को घटा दिया जो भारत में काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सैलरी नहीं देखते हैं, भारतीयों के स्वामित्व वाले विदेश में जो भी कारक है उनकी वजह से जो अर्निंग हो रही है उसको जोड़ देंगे, और विदेशियों के कारक वाले जो भी भारत की सीमा के अंतर्गत कंपनी है या कोई भी उनका कारक है जिसको हम लोग कुछ पे कर रहे हैं उसको हम लोग घटा देंगे। तो ये दो चीजें जब जोड़ और घटा देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा जीएनपी। आ गया समझ में। यही सारी बात अगली 5-7 स्लाइड्स में होगी, उसको फटाफट देखते चले जाते हैं। ठीक है, भारत के नागरिक सऊदी अरब में मजदूरी अर्जित करते हैं जिसे सऊदी अरब के सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है, जबकि कानूनन वह एक भारतीय है। ठीक, तो जीडीपी तो सऊदी अरब की बढ़ी, लेकिन जीएनपी इंडिया का बढ़ रहा है, तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर हो गया। ठीक, अच्छा फिर क्या है, विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा अर्जित आय अथवा भारतीयों के स्वामित्व वाले उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय। ठीक है, स्वामित्व वालों की भी बात मतलब सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, भारत की कोई कंपनी बाहर काम कर रही है तो उसको भी, उसकी भी अर्निंग को हम इंक्लूड कर लेंगे। किसी भारतीय ने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो उसकी भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट से अर्निंग हुई है, उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, को मापने की क्या कोई विधि है? बिल्कुल है, हम उनकी जो भी वैल्यू उनको सबको जोड़ देंगे तो वो हमारी सीधी सीधी विधि निकल के आ जाती है, तो हम इनको जोड़ते हैं। लेकिन समता बनाए रखने के लिए जब आप जोड़ रहे हो भारतीयों की, तो भारत की सीमा के अंदर विदेशियों के स्वामित्व वाले जो भी कारक हैं उनको दी जाने वाली जो अदायगी है, उनको जो पैसा दिया जा रहा है उसको हमें घटाना भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको घटा भी देते हैं। ठीक, ये बात हम लोगों ने की थी। तो क्या लिखा हुआ है, हमें विदेशियों द्वारा अर्जित आय सहित, कहां पर, विदेशियों द्वारा अर्जित आय सहित जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत है ऐसे विदेशी, ठीक है, उनकी आय सहित हमारे देश में विदेशियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के कारकों को की गई अदायगी को भी घटाना होगा। क्या निकालने के लिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल, इसलिए जीडीपी की जगह एन आ जाता है। ठीक, अच्छा क्या हुआ, जैसे कोरियाई कंपनी है हुंडई, ठीक है, हुंडई कार कंपनी है, टोयोटा है जापानीज कंपनी है, जनरल मोटर्स है अमेरिकन कंपनी है, फोर्ड है अमेरिकन कंपनी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, ये जर्मन कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज के अर्निंग्स को हम लोग को घटाना होगा जब हमें भारत का जीएनपी निकालना है, तो उनको हम घटाएंगे। लेकिन कोई भारतीय कंपनी बाहर जाकर के काम कर रही है, जैसे एयरटेल है, तो एयरटेल अफ्रीकन कंट्रीज में कई जगह पर काम करती है, तो वहां की अर्निंग्स हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम किया जाएगा, तब हमें जीएनपी मिलेगा। तो जीएनपी कैसा हो जाएगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, क्या क्या है एकदम आराम से पढ़ लो, ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद, आपको जीएनपी निकालना है। इसमें आपने क्या जोड़ा, शेष विश्व में नियुक्त उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा, घरेलू कारकों का मतलब क्या हुआ, जो भारतीय हैं, अर्जित कारक आय। कारक आय में सिर्फ सैलरी नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सारे कारक आपको पता है, तो वो उनको जोड़ देंगे, यहां पर जोड़ा है। और घटा किसको देंगे, घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कारक आय, तो उनको हमने घटा दिया। ठीक है, इन दोनों को ही मिला करके भारतीयों को बाहर से पैसा, बहुत सारे भारतीय ऐसे जो बाहर रह करके पैसा कमा रहे हैं या बाहर इन्वेस्ट किया हुआ तो पैसा कमा रहे हैं, और कई सारे विदेशी ऐसे हैं जो भारत में रह करके पैसा कमा रहे हैं, तो विदेशों को घटा दे रहे हैं, भारतीयों को जोड़ दे रहे हैं। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर के एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेट, क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर। फैक्टर मतलब कारक, इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड मतलब विदेश। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोल देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसमें फॉर्म को हटा करके इसको सीधा सीधा लिख देते हैं NFIA, NFIA। ठीक, तो NFIA का मतलब क्या हो गया, ये दोनों मिलाकर के आपने क्या जोड़ा, शेष विश्व में इसको जोड़ा और इसको घटाया, तो इन दोनों को मिलाकर के हम लोग NFIA बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या है, जैसे जीएनपी अभी इंग्लिश में अगर लिख देंगे तो जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में आप क्या करते हो, फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक। अच्छा, और घटा क्या देंगे, फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो दुनिया भर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो भी अर्निंग हो रही है उसको घटा देंगे एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा, तो आप सोचो कि आपने तो बोला था कि आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है ना, जीडीपी से हम राष्ट्रीय आय निकालना है, आपने तो मैं जीएनपी बता दिया, तो क्या जीएनपी राष्ट्रीय आय होती है? नहीं होती है। अभी हम लोग यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां तक पहुंचना है, तो बहुत सारे पड़ाव आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उनमें से एक पड़ाव ये समझ लीजिए हमारा जीएनपी आ गया, तो अभी हम लोग जीडीपी से जीएनपी पर पहुंच गए। अच्छा, अभी कुछ और भी आगे पड़ाव आएंगे और आते आते हम लोग एक जगह पहुंच जाएंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम, उसको हम लोग बोल देंगे राष्ट्रीय आय। ठीक, अच्छा देखते हैं, जीएनपी है। अब जीएनपी क्या हुआ, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग हिंदी में डायरेक्टली शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। निवल मतलब क्या हो जाता है, नेट। ठीक है, तो जो जोड़ना है जोड़ दिया, घटाना घटा दिया, दोनों को मिलाकर के जो नेट निकल करके आया वो एनएफआई हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, तो सकल का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था। अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, तो जब सकल से हम लोग नेट पर जा रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, सकल में क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजों को हम लोग बनाते चले आ रहे हैं। हमने उसमें भारतीयों को इनकम को जोड़ दिया, विदेशियों को घटा दिया। अच्छा, तो हमें नेशनल प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन हर अर्थव्यवस्था में बहुत सारी ऐसी पूंजी होती है जिसमें क्या हो रहा होता है, क्षय हो रहा होता है, ह्रास हो रहा होता है। ठीक, तो घटता चला जा रहा है। अब वो जो ह्रास हो रहा है उस ह्रास को हम लोग फैक्टर इन करते हैं। ह्रास का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज खड़े खड़े, कोई गाड़ी है वो पुरानी होती जा रही है, कोई रोड है वो पुरानी पड़ती जा रही है, तो पूरे देश की जो पूंजी है उसमें से बहुत सारी चीजें पुरानी होती जा रही है, तो उनमें एक तरह का ह्रास हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। और वो डिप्रिसिएशन तो किसी को आय के रूप में मिलता नहीं है। हमें निकालनी क्या है, हमें तो आय निकालनी है। अब कोई मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, मेरे पास एक कार थी, वो 4 लाख रुपए की थी, वो खड़ी रही 2 साल तक, अब उसकी वैल्यू रह गई है 2 लाख, तो उसमें जो 2 लाख की कमी आ गई है वो क्या हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और वो जो डेप्रिसिएशन है वो किसी को आय के रूप में मिलेगा नहीं, वो तो गायब हो गया, खत्म हो गया, उड़ गया। ठीक, तो डेप्रिसिएशन को जब हम लोग सकल से घटा देते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, डेप्रिसिएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ह्रास। तो हमने इसमें से डेप्रिसिएशन को घटा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें मिलेगा नेट। क्या मिलेगा, नेट। आ रही बात समझ में। अच्छा, तो जो अगली स्लाइड है उसमें क्या लिखा हुआ है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। फटाफट इसको देखते हैं। पूर्व में हम देख चुके हैं कि टूट फूट के कारण वर्ष के दौरान पूंजी के एक अंश का उपभोग हो जाता है। ठीक, अच्छा इस टूट फूट को ही हम लोग मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, उसके मूल्य में ह्रास हो जाता है, वैल्यू में कमी हो जाती है। अच्छा, फिर क्या हुआ, स्वाभाविक है कि जो मूल्य ह्रास है वो किसी व्यक्ति की आय का अंश तो हो नहीं सकता, वो तो उड़ गया है ना। एक गाना है तो हम तो उड़ गए, तो यहां पे तो जो मूल्य ह्रास है वो वैल्यू उड़ गई। अच्छा, अब क्या हुआ, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो हमें समस्त आय की जो माप प्राप्त होती है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, एनएनपी। ठीक, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको जीएनपी मिला था, उसमें से आपने क्या किया, सिंपली आपने डेप्रिसिएशन घटा दिया, तो आपको क्या मिल गया, एनएनपी। अच्छा, तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिला है, क्या ये राष्ट्रीय आय है, ये भी राष्ट्रीय आय नहीं है। अच्छा, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन घटा दिया तो आपको एनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिला। अब आप सोचो कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर क्या मतलब अभी आपको समझ में आता है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद आपको समझ में आ ही गया। इसी में निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ना, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आपने मूल्य ह्रास को घटाया, सीधी सी बात है। इसको हम लोगों ने इंग्लिश में ऐसे करके लिख दिया शॉर्ट में। इन सभी परिवर्तनों का मूल्यांकन, परिवर्तन मतलब वेरिएबल्स, कौन कौन से परिवर्तन, एनएनपी, जीएनपी, डिप्रिसिएशन, इनका जो हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं ना, ये बाजार की कीमतों पर करते हैं। बाजार में जो कीमत चल रही है, बाजार में कीमत है उसी पर तो किया जाएगा। लेकिन जो बाजार में कीमत आती है, आप जब भी कोई भी सामान खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है एमआरपी। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 5 रुपए। अब 5 रुपए जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं वो भी उस प्राइस में इंक्लूडेड है। लेकिन सोचो, काम करने वाले कौन कौन लोग हैं, कोई श्रमिक है, कोई उद्यमी है, किसी ने अपनी जमीन दे रखी है, उसको रेंट मिलेगा, और किसी ने पूंजी लगा रखी है। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के कारक है, उनमें से टैक्स तो किसी को नहीं मिल रहा, टैक्स तो सरकार ले जा रही है।
तो अगर हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स की, क्योंकि फैक्टर्स जो देश में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उन सारे लोगों कुछ ना किसी तरह से उत्पादन के कार्य में, उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मिलित है, उन लोगों को मिलने वाली जो आय है वो हमारी राष्ट्रीय आय है। ठीक, अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से क्या कर रही है, वो टैक्सेस लगा रही है, फिर सब्सिडीज भी दे रही है, तो अगर आपने यहां से गवर्नमेंट को हटाया तो जो चीजें निकल करके आई वही पैसा तो बाकी लोगों को मिला था। अब मान लीजिए 5 रुपए की जो चीज आप खरीद रहे हो उसमें 4 रुपए की कंपनी ने बेचना स्टार्ट किया, लेकिन 1 रुपया टैक्स में तो उसने सरकार को टैक्स दे दिया, तो सरकार को गया। ये 4 रुपए जो सामान बेचा गया, इसी में से किसी को मजदूरी दी गई, इसी में से किसी को ब्याज दिया गया, इसी में से किसी को जमीन का किराया दिया गया, और इसी में से जो प्रॉफिट बचा वो व्यवसायी को मिला। तो इन लोगों को जो चीज मिल रही है वो फैक्टर कॉस्ट पे होगी। यहां पे जो कुछ चल रहा है वो सब किस पे चल रहा है, मार्केट प्राइस पर। किस पे चल रहा है, बाजार कीमतों पर। तो क्या लिखा हुआ है, का मूल्यांकन बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइसेस पर किया जाता है, और बाजार कीमतों में तो अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं, टैक्सेस भी शामिल होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इन सभी परिवर्तनों का मूल्यांकन बाजार कीमत पर किया जाता है जिसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल रहता है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी समझना। एनपी से आपने जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन किया था, आपको समझ में आ गया था, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो है अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है और परिणाम स्वरूप टैक्स लगाने की वजह से इनकी कीमत बढ़ जाती है। वही चीज जो 4 रुपए की थी वो 5 रुपए की मिल रही है आपको। अप्रत्यक्ष कर सरकार को प्राप्त होते हैं, सरकार के पास चला जाता है। अच्छा, और क्या है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो एनएनपी है, इसका एक हिस्सा जो वास्तव में उत्पादन के कारकों को उपार्जित होता है। उत्पादन के कारकों में कौन कौन आ जाता है, लेबर आ गया, लैंड देने वाला आ गया, कैपिटल देने वाला आ गया, और जो एंटरप्रेन्योर है, जो अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है या व्यवसाय करने वाले इंसान है, बिजनेसमैन है, उसकी गणना करने के क्रम में बाजार कीमत पर मूल्यांकित राष्ट्रीय निवल उत्पाद से हम लोग अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उनको घटा देते हैं। तभी तो आपने 5 में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया था, तब आपको 4 रुपए मिला था। ये 4 रुपए जो है बाकी लोगों को बांटा जाएगा। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार सिर्फ टैक्स नहीं लगाती है, सरकार सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी समझते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपदान। जैसे रसोई गैस है, तो रसोई गैस वास्तव में महंगी पड़ती है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, डीजल, ठीक है, डीजल पे सरकार बहुत टैक्स लगाती है। अभी आप समझ लीजिए कि 2000 रुपए का आप गाड़ी में अगर पेट्रोल ले रहे हो तो 1000 रुपए तो आपने सरकार को टैक्स दे दिया। सिर्फ सेंटर को नहीं जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी आता है, बट सेंटर का काफी बड़ा हिस्सा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो बहुत ज्यादा टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल पर। लेकिन पहले मिट्टी का तेल चलता था। क्या चलता था, अभी अब मिट्टी का तेल इतना यूज नहीं करते, केरोसिन ऑयल बोलते हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, इस पर सरकार बहुत सब्सिडी देती थी। तो मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है एक बार 8 रुपए में मिट्टी का तेल मिल जाता था पर लीटर, और डीजल 19 रुपए का चल रहा था उस टाइम पर। बहुत छोटा था तब की बात मुझे याद है। तो तब मुझे बताया गया था कि दोनों को बनाने में लगभग बराबर खर्चा आता है। दोनों एक ही कीमत पर सरकार बना रही होती है, प्रोक्योर कर रही होती है, लेकिन एक चीज 19 में बेच रही है, एक में 8 में बेच रही है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के तेल का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। तो सरकार ये चाहती है कि खाना तो सारे लोग बना पाए, भले आप डीजल लेकर के गाड़ी से घूम ना पाओ। क्यों? क्योंकि बेसिक नेसेसिटी सारे लोग पूरी हो। तो ऐसे में सरकार कई चीजों पर सब्सिडी भी दे रही होती है। तो जो सब्सिडी होती है वास्तव में वो किसको मिल रही होती है, वही हाउस होल्ड्स को, परिवारों को। तो जो फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने किया था, यहाँ पे टैक्सेस को घटा तो रहे हैं, तो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे हम लोग अप्रत्यक्ष करों को, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार कुछ वस्तुओं की कीमतों पर सरकार द्वारा उपदान यानी कि सब्सिडीज प्रदान किया जाता है। भारत में पेट्रोल पर सरकार अत्यधिक टैक्स लगाती है, जबकि रसोई गैस पर उपदान प्रदान किया जाता है। रसोई गैस पे क्यों किया जाता है, क्योंकि खाने पीने की चीज बनाने वाले लोग हैं, तो सारे लोग मिल जाए। उज्ज्वला स्कीम में तो सारे लोगों को फ्री दे दिया था। ठीक है, तो ये किया जाता है जिससे कि सारे लोग जो बेसिक नेसेसिटीज है सारे लोगों की पूरी हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, हमें उत्पादन के कारकों को उपार्जित निवल राष्ट्रीय आय यानी कि फैक्टर कॉस्ट। तो अभी तक हम लोगों ने जो निकाला था ना, वो भी नेट नेशनल प्रोडक्ट था, निवल राष्ट्रीय उत्पाद था, लेकिन वो मार्केट प्राइस पर था। किस पे था, मार्केट प्राइस पर। अब मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ठीक, अच्छा, कि गणना करने के लिए बाजार कीमतों पर मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी एमपी में उपदान को शामिल करने की आवश्यकता होती है। तो उपदान को शामिल करने का मतलब क्या हुआ, आपने उपदान को जोड़ा यानी कि सब्सिडीज को जोड़ा, और टैक्सेस को घटाने की आवश्यकता है तो टैक्सेस को घटा दिया। तो उसी को हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे ऐसे, कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो कितना होगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। पहुंच गए, जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पर। क्यों? क्योंकि यही तो फैक्टर्स है, और सारे फैक्टर्स की जो आय हो रही है उसको मिला दिया तो हमारी राष्ट्रीय आय बन गई।
आ रही बात समझ में? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्केट प्राइस पर नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी सम्मिलित है और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी सम्मिलित है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बाजार कीमत पर एनएनपी था, निवल राष्ट्रीय उत्पाद था, उसमें से हम लोग अप्रत्यक्ष करों को घटाएंगे और उद्यान को जोड़ेंगे। ये जोड़ा ही हुआ है, क्यों? क्योंकि बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। ये लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। बाजार कीमत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, इसमें से हम लोगों ने अप्रत्यक्ष करों को घटाया, इसी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया और साथ में उपदान को जोड़ दिया, ठीक। अब हम लोग उपदान को जोड़ रहे हैं। अगर हम लोग अप्रत्यक्ष कर में से पहले ही उपदान को घटा दें तो हम लोग का क्या आ जाता है, निवल अप्रत्यक्ष कर आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। तो इसी को हम लोग इस पूरे को ही निवल अप्रत्यक्ष कर भी बोल सकते हैं। अब आप अगर इसी ब्रैकेट को खोलोगे तो यहां तो ये प्लस है, तो ये माइनस रह जाएगा, यहां वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वही चीज है जो पहले भी लिखी हुई थी, ठीक। अच्छा, तो ये आपको क्या हो जाता है, जब आप लोग मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस पर जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद है बाजार कीमत पर, उसमें से आपने अप्रत्यक्ष कर को घटाया और उपदान को जोड़ा, तो आपको मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कारक लागत पर आपको निवल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है, यही आपकी राष्ट्रीय आय होती है। पहुंच गए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, यही आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है सारी चीजें। हम लोगों ने जीडीपी से कैसे कैसे पहुंचे, सबसे पहले जीडीपी था, जीडीपी में आपने क्या किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ा, तो आपको ये पूरा क्या मिल गया, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें से आपने डेप्रिसिएशन को घटा दिया, क्या किया, डेप्रिसिएशन को घटा दिया, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एनएनपी, ठीक है। ये पूरा एनएनपी हो गया, लेकिन एनएनपी तो मार्केट प्राइस पर है, तो इसमें आपने क्या किया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा रहे हो और सब्सिडीज को जोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये सारी चीजें जो हो गई, ये आपका एक्चुअली निकल करके आ गया क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और यही आपका नेशनल इनकम का बराबर है। तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको मिल गया नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, ठीक है। हो गया हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। अभी हम लोग नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम, फिर पर्सनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तक अगले वीडियो में जाएंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से एक ग्राफिक है छोटा सा, वो देखोगे आप तो आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखें। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं।